नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है एएलपी की, उसकी प्रैक्टिस, जो मैथ्स की प्रैक्टिस होगी वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 दिया गया हो तो, और साथ में ये भी बताया गया हो कि इनका योग 3800 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम जो अनुपात है उनमें x लगाएंगे। तो 5x पहली संख्या, दूसरी संख्या 6x और तीसरी संख्या 8x हो जाएगी। चूँकि आपको बताया गया है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, इन तीनों संख्याओं का योग 3800 है। तो इनके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x + 6x हो जाएगा 11, और 11x और 8x हो जाएगा 19x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3800। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 3800/19, काटिएगा 19 से कम 19, 19 दूना 38, 2 0 इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू आपकी 200 आ चुकी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 8x है। तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8x बराबर से 8 × 200 यानी 200 बराबर से कितना हो जाएगा 1600। तो आपका आंसर 4 जो है 1600 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय का 1/3 हिस्सा 7% साधारण ब्याज पर, उसके बाद उसी की जो आय है उसका 1/4 हिस्सा 8% के साधारण ब्याज पे। नेक्स्ट बोला गया है कि जो इसके अलावा जो आपकी शेष आय है उसको 10% की साधारण ब्याज पर इसने निवेश किया है। तो आपको बोला गया है और कुछ जानकारी दी गई है कि एक वर्ष में के अंत में उसके पास कुल ब्याज 561 रुपये था। तो प्रारंभिक आय आपको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें हम मान लेंगे जो आपकी प्रारंभिक ये आय थी उसे हम P मान लेंगे, या इसी को मूलधन मान लेते हैं। तो इसके बाद में हमें फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज का, क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। चूँकि यहाँ पे समय कितना होगा, 1 होगा, और दर अलग अलग मूलधनों के लिए अलग अलग होगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले कुल ब्याज बराबर से क्या होगा। तो कुल ब्याज बराबर से क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक मूलधन क्या था, 1/3 भाग था। तो 1/3 का मतलब P/3, और आपकी दर थी 7%, और समय तो एक ही होगा, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसी के बाद सेकंड आपको दिया गया है जो आपका मूलधन है उसका 1/4 हिस्सा, उसको 8% की दर से हम देंगे, और बटे में कितना आएगा 100। इसके बाद जो बचा हुआ आपकी आय है उसे निकाल के देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगी आपकी P/3 पहले इन्वेस्ट हो चुकी है, P/4 बाद में इन्वेस्ट हो गई। तो टोटल आपकी आय कितनी इन्वेस्ट हो चुकी है, 12 आ जाएगा नीचे LCM, और इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 4P और इधर 3P। तो इक्वल टू आ जाएगा 7P/12 आपकी इन्वेस्ट हो चुकी है। तो आपकी जो बची हुई आय है जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, P - 7P/12 बराबर से क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा LCM, ये आ जाएगा 12P - 7P इक्वल टू 5P/12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे इन्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5P/12 जो है उसे हम 10% दर से हम इन्वेस्ट करेंगे। तो चूँकि हमें पता है कि कुल ब्याज आपका कितना है 561 था। तो इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो इनका LCM आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में किसका गुना करना पड़ेगा फिर, चूँकि यहाँ 300 है, 300 को 1200 बनाने के लिए हमको 4 का गुना करना होता है। तो ऊपर में भी 4 का गुना करेंगे तो 28P आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा इसको 400 को 1200 बनाने के लिए किसका गुना करेंगे 3 का। तो 3 का ऊपर भी गुना करते हैं तो कितना होगा 24P, प्लस ये हो गया, यहाँ पे 1200 दिया है तो सीधा ऊपर में जो लिखा है उसे लिख देते हैं। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, 28 + 24 + 50, ये हो जाएगा 102P/12
1200। अब देखिएगा हमें निकालना क्या था, p की वैल्यू निकालनी है। तो p को छोड़ के जितनी भी है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 561 गुना आ जाएगा 1200 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों में देखते हैं, 1200 और 102 में किसका भाग जा सकता है, 6 का भाग जा सकता है। 6 का भाग दीजिएगा, 6 दूना 12, ये 00, यहाँ देखिए 6 एकम 6 बचेगा 4 और 6 7 42 हो जाएगा। वही 17 है, 17 एकम 17 और यहाँ पे देते हैं तो क्या हो जाएगा 17 तिया 51, 5 बचेगा, फिर 17 तिया 51, तो 33 गुना 200 आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 33 गुना 200 6600 हो जाएगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 40 है और आपको बोला गया है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं सबसे छोटे बच्चे की एज ए है, उससे बड़े बच्चे की एज a+2 होगी, उससे बड़े बच्चे की एज a+4, उससे बड़े बच्चे की एज a+6 और जो 5वां बच्चा होगा उसकी होगी a+8 होगी। क्योंकि आपको बताया गया है कि इन सभी बच्चों की एज का जो सम होगा, जो योग होगा वो कितना होगा 40 हो जाएगा। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a कितनी बार है, 5 बार है। इसके अलावा अंकों को जोड़िएगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, बराबर से 40 आ जाएगा। तो 5a बराबर से क्या होगा 40 माइनस 20, तो बराबर से 20 हो जाएगा। 5a की वैल्यू, तो a की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, 20/5 पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुना में था इधर भाग में आ जाएगा। ये 1 बार, ये 4 बार। a की वैल्यू आ चुकी है 4, चूँकि सबसे बड़े बच्चे की एज क्या थी a+8 थी, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक सौदा है, उसमें 30% और 35% की 2 क्रमिक छूटें दी गई है, तो एकल छूट हमें निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। जो आपका चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इस कंसेप्ट को सीख लीजिएगा पहले। सबसे पहले इसमें क्या होता है x + y + x × y/100। इसमें देखिएगा, इसमें x और y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेनी होती है वो याद रखिए। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव तब लोगे जब आपको लाभ हो रहा हो, पॉजिटिव तब लोगे जब आप किसी संख्या में इंक्रीज कर रहे हो, किसी परसेंट से 10% 20% इंक्रीज कर रहे हो। वही नेगेटिव तब लोगे जब आपका हानि परसेंटेज हो। सेकेंड, आप तब लोगे जब आप किसी की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो 10% 20%, या जब आपको कोई डिस्काउंट दिया गया हो, उस कंडीशन में आप नेगेटिव लोगे। तो चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -30, y की वैल्यू हो जाएगी -35 और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी -30 इंटू -35/100। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, -30 और -35 हो जाएगा -65। इसी के बाद में यहाँ प्लस, इधर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अभी कुछ कट सके तो काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे दोनों में, तो 5 दूना 10 और यहाँ 7 बार। इसके बाद गुना करेंगे 7 का 3 से, 21/2 आ जाएगा। 21/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.5 हो जाएगी, तो -65 प्लस 10.5 और वैल्यू कितनी हो जाएगी 54.5, वो भी माइनस में। तो आपका जो आंसर है 54.5 एकल आपकी छूट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया है। अब सारा बकाया चुकाने के लिए 2 वर्ष के बाद अरुणा द्वारा भुगतान की गई राशि को निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज देना होगा उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्याज दर कितना था 10 था, उसके बाद अगले साल भी कितना देना होगा 10 देना होगा। चूँकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल पे
और 10% लगेगा तो कितना हो गया, 10 का 10% हो जाएगा 1। तो टोटल आपको कितना ब्याज देना होगा, 21% ज़्यादा ब्याज देना होगा। तो हम निकाल देते हैं कि कितना अमाउंट देना होगा, 9000 गुना 21 ज़्यादा मतलब 121% इसका निकालेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 21, 2 0 से 2 0 कैंसिल और गुना करिएगा 0, 9 एकम 9, 9 दूना 18, हासिल का 1 और 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10,890। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। इसके बाद बोला गया है मीनार के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। लगभग सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर है ये निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आपको मीनार दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 10 मीटर दी गई है। इसके बाद एक सड़क आपको लेफ्ट हैंड साइड में बोल दो और एक राइट हैंड साइड में दी गई है। और आपको बोला गया है इस मीनार का अवनमन कोण एक है 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री। तो इसको मान लेंगे, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का अवनमन कोण है। अब इसके बाद हमें पूछा गया है कि ये जो दोनों सड़कें हैं, ये एक और दूसरी, तो इन दोनों सड़कों की लंबाई कितनी होगी या इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। 45 का कंसेप्ट, तो 45 और 45 के अगर दो कोण दिए हैं तो क्या है, 45 के सम्मुख कोण x, इस 45 के सम्मुख कोण x अगर हो जाएगा। उसी के बाद इसी के बाद नेक्स्ट हम कंसेप्ट देख लीजिएगा, ये 30 और 60 वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो 30 का और 60 वाला अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो अगर ऊंचाई x हो यानी कि 30 के सम्मुख अगर जो भुजा है उसकी लंबाई x हो तो 60 के सम्मुख भुजा जो होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, वर्गमूल में 3x होगी। तो यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस 45 वाले में, चूँकि यहाँ अवनमन कोण 45 है तो ये वाली भी वैल्यू 45 और ये वाली वैल्यू 45 डिग्री होगी। वही यहाँ पे अवनमन कोण 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये एंगल 60 हो जाएगा। इसी के बाद यहाँ देखिए 45 के सम्मुख भुजा की लंबाई 10, तो इस 45 के सम्मुख भुजा की लंबाई 10 हो जाएगी। यहाँ 30 के सम्मुख भुजा की लंबाई 10, तो 60 के सम्मुख भुजा की लंबाई हो जाएगी 30, ये 10 वर्गमूल में 3 हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा। इसके बाद आपके इन दोनों सड़कों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, 10 + 10 वर्गमूल में 3। चूँकि हम जानते हैं वर्गमूल 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 का गुना 1.732 में करेंगे तो कितना आएगा, 17.32 आएगा। जोड़िएगा कितना आएगा, 27.32 और आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें बोला गया है कि 50 से कम जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी कुल संख्याएं अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें 50 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या होती है, 2 होती है, 3 हो जाएगी, 5 होगी, 7 हो जाएगी, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर हो जाएगी 17, 19, 23, 29, 31 के बाद 37, 41, 43 और 47 हो जाएगी। तो ये अपनी 50 से कम अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। कौन कौन सी होती है, ये हो गई, ये कितनी है, 3, 3 दूना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है P और Q का कुल वेतन आपको दिया गया है 2000 और आपको बताया गया है कि P अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और Q अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है और इनकी बचत जो है वो सेम है।
तो आपको पी का वेतन निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि पी का बचत कितना हो जाएगा, 5% पी बचत करेगा और क्यू बचत कितना करेगा, 15% बचत करेगा, क्योंकि 85% ये खर्च कर देता है। ठीक, तो हम देखते हैं पी का 5% और क्यू का जो 15% होगा, जो क्यू का 15% होगा, चूँकि हमें बोला गया है कि इनकी बचत समान है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो P के बराबर से क्या आ जाएगा, सभी का पक्षांतर कर दीजिए, तो Q गुना 15/100 और ये 100 इधर जाएगा तो 100 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में 5 आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 5 से ये 15 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर से 3Q आ जाएगा। चूँकि हमको ये पता था कि जो दोनों का वेतन का योग कितना है, 2000 है, तो P की वैल्यू कितनी है, 3Q है, तो 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। तो 3 और 1 4Q हो जाएगा बराबर से 2000, इनको काट देंगे, यानी Q इज इक्वल टू 2000 बटे में 4 होगा, ये एक बार, ये 5 बार और ये 2 0। Q की वैल्यू आ गई 500, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 3Q, तो 3 इंटू 500 बराबर से 1500, यह आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इससे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस 9b² प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 3ac। तो ये क्या दिख रहा है, लगभग इस फॉर्मूला जैसे a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले का वर्ग के जैसा दिख रहा है। जैसे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वर्ग प्लस 3b का वर्ग जैसा दिखेगा प्लस c के वर्ग जैसा दिखेगा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें फॉर्मूले में सभी जगह क्या है, प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो ये चीज़ देख सकते हैं, या तो एक टर्म को अगर नेगेटिव कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो कॉमन क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, तो इस टर्म्स को या तो नेगेटिव कर दो, या तो ऐसा भी किया जा सकता है जो उसके अलावा जो अदर टर्म्स है उन दोनों को नेगेटिव कर दो। तो यानी b और c वाला जो टर्म्स है, यानी 9b वाले टर्म्स को नेगेटिव कर देंगे और c वाले टर्म्स को भी नेगेटिव कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर देते हैं। तो इसके बाद फिर लगाते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, और बी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस 3b। तो इन तीनों, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 6ab ही आएगा। वही प्लस 2bc, bc मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म्स को का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा, माइनस 3b मल्टीप्लाई माइनस c हो जाएगा। वही थर्ड टर्म क्या है आपका, 2 इंटू ca, यानी कि माइनस c और a वाला टर्म्स, तो इनका भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 2ca आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a होगी, b की वैल्यू माइनस 3b होगी और c की वैल्यू माइनस c होगी। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि ये दोनों माइनस न लेके केवल इसे माइनस लिया होता तो भी इसका आंसर एग्जैक्ट ही आता। क्या आ जाता फिर, माइनस में a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर यही होता, लेकिन आपको ऑप्शन में ये वाला दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि समीर के पास क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की गेंद है। 6 सेंटीमीटर व्यास की एक गेंद दी गई है, इसे उसने पिघलाया और क्या कर दिया, एक ठोस बेलन बनाया।
बेलन का जो आधार का व्यास है वो इक्वल है किसके, गेंद के व्यास के इक्वल। तो आपसे पूछा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहली बात, आपको स्फीयर यानी कि गोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 6 दिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आयतन का होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है। वही जब बेलन के टर्म्स में हम देखेंगे तो बेलन में भी आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r का स्क्वायर इंटू h होगा। इन दोनों में आयतन क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि पिघला के आपने बनाया। तो हम पहले इक्वल बना देते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, इक्वल बनाएंगे तो बराबर से 4/3 पाई r का क्यूब हो गया। अब इन दोनों को इक्वल बनाएंगे तो काटिएगा, इधर पाई है कट जाएगा। इस r स्क्वायर से ये r के क्यूब में का 2 पावर कट जाएगी, r बच जाएगा। तो जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी 4/3 r हो जाएगी इंटू r हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी h इज इक्वल टू 4/3 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 से 3 कट गया तो ऊंचाई आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से और अगली 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। तो औसत गति आपको निकालना है। तो औसत गति मतलब क्या होता है वो देख लीजिएगा। औसत गति जो होगी वो बराबर से होगी कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो देखिएगा कुल दूरी कितनी है, आपने 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर चले हो तो 80 + 30 और बटे समय कैसे निकालोगे, पहली जो कितने किलोमीटर चले और क्या चाल से चले, तो 80/20 आ जाएगा। तो दूरी बटे चाल से आपका समय मिल जाएगा। वही ये इसमें भी 30/30 हो जाएगा। काटिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ये 4 ये एक बार तो 4 और 1 हो जाएगा 5 और ऊपर में हो जाएगा 110। काटेंगे 22 बार कट जाएगा तो 22 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार को एक पेन 10 रुपये में बेचने पर उसकी लागत का 1/11 भाग का नुकसान होता है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 10 रुपये दिया है। हानि आपको दी गई है कितनी 1/11 भाग की हानि है, मतलब ये अगर 11 में खरीदा तो 1 की उसको क्या हो गई हानि। तो 11 में अगर उसकी प्राइस होती तो बेचता कितने में, 1 की हानि होती तो 10 में ये बेचता। तो चूंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला है 10 रुपये में ही बेचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 11 रुपये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसके अलावा ये बताया गया है कि इस पूरे बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए कैनवास का आपने यूज़ किया है। इसकी लागत आपको फाइंड आउट करनी है। जब कैनवास की जो लागत है वो क्या दी है 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें जो घनाभाकार आकृति है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और वो भी मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट कर देता है, वही क्या हो जाएगा ऊंचाई गुना लंबाई हो जाएगी। इसी के बाद आप गुना इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2.5 गुना 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। वही इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 यानी हो जाएगा 1.8 और इनको सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। इसके बाद इनका सम करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पहले 5 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1 आ जाएगा 3 1 4 और 4 और
5 9 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 दून 10 का 0 हासिल का 1, ये 1 आ जाएगा, फिर 2 0 0 और ये 1, और उसके बाद 9 दूना 18 आ गया। तो 18.1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चूँकि आपको बोला गया है कि इसकी लागत क्या होगी 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसमें गुना कर देंगे 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर वाले से। तो इस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, रुपीज़ में आएगी वैल्यू। अब 70 का गुना इससे करेंगे, दशमलव ये 0 से हट जाएगा, 7 का गुना करिए, 7 एकम 7, 7 या 56 का 6 हासिल का 5, और 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा। तो आपका जो 1267 है ये आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक चतुर्भुज दिया गया है PQRS में यदि कोण Q और S के माप जो है उनका योग 150 दिया गया है, और जबकि P और R का जो माप दिया गया है इनका अनुपात 4:3 दिया गया है, तो एंगल R का जो माप होगा वो क्या होगा वो निकालना है। तो जब आपको दो एंगल दिए Q और एंगल S का जो माप दिया है 150 दिया है, तो अदर जो एंगल है P और R का माप क्या हो जाएगा, ये 360 में से ये जो दो एंगल है उनका सम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 210 हमें ये मिल जाएगा इन दोनों का सम। चूँकि आपको अनुपात दिया गया है तो अनुपात के बदले हम क्या लिख देंगे, इनके लिए जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट x मान लेंगे, तो 4x P का एंगल हो जाएगा और R का जो एंगल होगा वो 3x मान लेता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x बराबर से 210, इनको जोड़िए तो 7x बराबर से 210। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 210/7, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो 30 आ जाएगी x की वैल्यू। चूँकि r की जो वैल्यू है 3x होती है तो 3 × 30 हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल माह का जो मासिक वेतन है उसका एवरेज क्या है 8000 दिया गया है, और फरवरी मार्च अप्रैल और मई इन 4 महीनों का एवरेज दिया है 8500 दिया गया है। तो आपको बोला गया है मई का वेतन अगर आपका 6500 था तो जनवरी का वेतन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इन जो फरवरी मार्च अप्रैल और मई का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का योग कितना होगा वो देखिएगा 8500 गुना ये 4 महीना है तो योग गुना करिएगा कितना आ जाएगा 20, 4 का गुना 5 से 4 पंचे 20 का 0 हासिल का 2 आ जाएगा, 4 का गुना 8 से 32 और 2 34,000 आ जाएगा इन 4 महीनों का, जैसे फरवरी मार्च अप्रैल और मई महीने का। अब इसमें से आपको मई मंथ का वेतन दिया गया है 6500, तो इसे घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका फरवरी मार्च और अप्रैल का वेतन मिल जाएगा घटाने पे। तो 34,000 में से 6500 घटा देते हैं, तो 6500 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 0 यहाँ 5 और ये यहाँ 7 और 2 आ जाएगा, तो 27,500 आ जाएगा इन 3 महीनों का वेतन। चूँकि आपको औसत वेतन दिया गया था जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का, तो इनका जो टोटल योग कितना होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का टोटल वेतन 8000 आपका औसत वेतन था, इसमें 4 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 32,000 आ जाएगा। तो चूँकि आपको इन 4 महीनों का वेतन पता है, इन 3 महीनों का भी वेतन पता है, तो क्या करेंगे इनको घटाएंगे, इसमें से इन 3 मंथ का वेतन घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जनवरी का वेतन मिल जाएगा। जनवरी का वेतन क्या होगा 32,000 में से ये फरवरी मार्च और अप्रैल का वेतन घटाते हैं तो 27,500 को घटाएंगे, तो घटाइए 2 0, इसके बाद में यहाँ आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो कितना होगा 4500 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक तालिका दी गई है जिसमें जनवरी आपको फ्राइडे और सैटरडे को कैश में और ऑनलाइन में बेची हुई टिकटों को के बारे में बताया गया है। तो
इसमें पूछा गया है कि जो शुक्रवार को नगद और ऑनलाइन के माध्यम से आपने कुल कितनी टिकट बेचे, ये हमको निकालना है। तो इसमें जो आपके शुक्रवार को आपने कितनी बेची है, ऑनलाइन से कैश में बेची है 725 और ऑनलाइन से बेची है 525। तो इन दोनों का सम कर देंगे, ये 50 हो गया और ये 12 हो गया, तो 1250 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 450, 1500 और 650 का महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखिएगा, महत्तम समापवर्त्य निकालने में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो दो बड़ी संख्या है उनका महत्तम निकाल लेते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी है उसको अंदर लिखते हैं और उससे छोटी को बाहर लिखते हैं। अब सॉल्व करने की टेक्निक क्या होगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसी के बाद कितना आ गया, 0, 5 और 1 आ गया। इसके बाद अगली स्टेप याद रखिएगा, जिससे आपने भाग दिया था उसी को यहाँ पे लिखना होता है। अब इसमें 150 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार में चले जाएगा। तो कितना आएगा, 150 भाग चल जाएगा 0। तो ये आपका 150 इन दोनों का महत्तम आ चुका है। अब देखेंगे तीसरे में यदि 150 का भाग चल जाए तो ये तीनों का महत्तम 150 आ जाएगा। तो देखिएगा, इस 150 का भाग 450 में देखते हैं, तो ये 3 बार में चले जाएगा। ठीक, तो जब 3 बार में चले गया मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत हमको निकालना है। तो इसके गुणज क्या होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 हो जाएगा, 12 और 15 हो जाएंगे। 5 पहले गुणज हो गए। अब इनका औसत हमको निकालना है, तो सबसे पहले इनको जोड़ा जाएगा और 5 आपको संख्याएं दी गई है तो 5 से भाग दे दिया जाएगा। इसके बाद जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15 को 3 से जोड़ोगे 18 आएगा, 9 को या 6 को 12 से जोड़ोगे 18 आएगा, 18 और 18 36, 36 और 9 45। तो 45 बटे 5 हो जाएगा, कितनी बार कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन 9 ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला गया है, जिसमें दिया है 12 + 18 भागित 3। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे। तो देखिएगा, 18 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और इस 6 को 12 से जोड़ देंगे कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बोला है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला है, 72 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। तो पहले किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, 5 का गुना और 18 का भाग देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। 18 से काटिएगा, 18 एकम 18 और 18 चौक 72। तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। चूँकि हमको बोला गया है ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी बराबर से क्या होता है, चाल गुना समय। तो आपकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, और समय आपको कितना दिया गया है, 24 सेकंड का। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर वाली वैल्यू आ जाएगी। 24 में 20 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 480 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो ALP के जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो इसे देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।